हेलो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। आपको पता है कि अर्थ सरफेस पे दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो एनिमल या फिर प्लांट्स। ठीक है, तो एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं उनके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की अपोजिट में जो एक्शंस लेते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं और कौन कौन सी पूरा का पूरा सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड शो करते हैं, उसी चीज को हम इसमें देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके चारों तरफ के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप खड़े हुए हो और अचानक से आपके आसपास में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आग लग जाती है, तो आप क्या करोगे? आप रिस्पॉन्ड करोगे। आपको पता चलेगा, आपका जो नर्व सिस्टम है वो आपको दिमाग तक पहुंचाएगा कि यहाँ पे जलने का खतरा है, तो वहां से आप निकल जाओगे। तो आप बोल सकते हो कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली इसलिए होता है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए, वो अपने आप को बचा पाए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेसिक फंडामेंटल काम तो यही होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने के लिए इंडिकेशंस देना। क्लियर। तो जो बाहर के जो चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? उनको स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलीज। जैसे बाहर का कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में होगा, अचानक से कोल्ड का बढ़ना, अचानक से हीट का बढ़ना, पेन, किसी चीज का चुभना, ये सब क्या है? स्टिमुलस हैं, जो कि आपको एक्सटर्नली मिलेंगे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाहर से मिलेंगे और उसके रिस्पेक्ट में वो एक्शन लेगा। वो एक्शन लेगा तो जो एक्शन, उसको बाहर से कुछ एक्शन हुआ, फिर उसके अपोजिट में कोई एक्शन लिया, तो जो एक्शन लिया ना, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किससे कंट्रोल होता है? या तो आप, अगर आप एनिमल हो, ह्यूमन हो, तो आपके ब्रेन से, आपके नर्व सिस्टम से। आप प्लांट हो तो आपके हार्मोन से कंट्रोल होता है। तो जो हार्मोन है, आपका नर्व सिस्टम है, जो आपका ब्रेन है, वो बेसिकली किस तरीके से काम करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करवाने के लिए अर्थ के ऊपर। तो वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्लियर होगी बात? तो ये याद रखना है, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुली जैसे सनलाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, पेन, वाटर फोर्स, ग्रेविटी, इनके अगेंस्ट क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आपको स्मेल आएगी, अच्छी स्मेल होगी तो भी आप रिस्पॉन्ड करोगे, बुरी स्मेल होगी तो भी आप रिस्पॉन्ड करोगे। तो इनके अगेंस्ट जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, उसको ही बोलते हैं कि आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज आने से। तो इसको कैसे आपकी बॉडी में एस्टैब्लिश, आपकी बॉडी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। तो जो पूरा का पूरा जो कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना है ना, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म बताए मैंने, प्लांट बताया और एनिमल बताया। बहुत ही साधारण लैंग्वेज में हम इसको पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, दिस इज द, आप बोल सकते हो कि यही मैं अप्रोच रखूंगा। आप बोल सकते हो यही मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो हम इतनी लिस्ट आउट कर देंगे, इतना इजी कर देंगे कि आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आने लग जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हम जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया कि अर्थ के ऊपर बेसिकली दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है। तो सबसे पहले प्लांट को खत्म कर लेते हैं, प्लांट का कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं। छोटा भी है, जल्दी भी खत्म हो जाएगा। तो प्लांट कैसे है? एक प्लांट है जो कि उग रहा है, एक जमीन पे प्लांट इस तरीके से उगा हुआ है। आप प्लांट को मारते हो, आप प्लांट के ऊपर पिन चुभोते हो, तो क्या वो रिएक्ट करता है? नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? उसके अंदर ब्रेन नहीं है, उसके अंदर नर्व सिस्टम नहीं है। लेकिन ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। तो किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा। किस तरीके से करेगा? प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाता है। क्लियर हो गई बात? ओके, तो यहाँ पे जो प्लांट के हार्मोन है ना, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। द प्लांट डू नॉट हैव द नर्व सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स। कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होता, लेकिन इनके अंदर पूरा का पूरा एक हार्मोन का पूरा गुच्छा होता है, बंच ऑफ हार्मोन्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये रिस्पॉन्ड करते हैं। आप बोलोगे हमने तो कभी प्लांट को रिस्पॉन्ड करते हुए देखा नहीं है। देखो, देखा होगा, जब सनलाइट आती है ना, तो आपने जो सूरजमुखी का फूल देखा है ना, सनफ्लावर, वो अपने आप को मोड़ लेता है किसकी तरफ? सूर्य भगवान की तरफ अपने आप को मोड़ लेता है। तो ये क्या है? ये भी तो एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही हिस्सा हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं, मैं इसको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बहुत रिलेटेबल एग्जांपल्स लूंगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से जो हॉर्मोन्स हैं वो फंक्शन करते हैं
और किस तरीके से उनका काम होता है जिसकी वजह से वो काम कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होके प्लांट्स। तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन में जो सबसे पहला हार्मोन है वो है आपका ऑक्सिन, याद रखना ऑक्सिन। उसके बाद में है साइटोकिनिन, उसके बाद में है आपका एब्सिसिक एसिड, उसके बाद में है जिब्रेलिन, उसके बाद में है इथाइलिन। ओके, तो इसको लर्न करने का, इतने सारे नाम है, कैसे याद करेंगे? तो इसको एक शब्द से याद रखो, एक वर्ड से याद रखो, जो कि है आपका अ केज, एक पिंजरा। तो इस तरीके से इस इमेज को याद रखोगे, क्योंकि इमेज ज्यादा देर तक आपके ब्रेन में रिटेन कर पाती है। आ केज, आ केज। तो यहाँ पे जो ए है ना, जो ये ए है आ केज का, वो ऑक्सिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है वो साइटोकिनिन को, फिर अगेन ए आ गया तो एब्सिसिक एसिड, फिर जी आ गया तो जिब्रेलिन, और फिर ई आ गया तो दिस इज इथाइलिन। तो आ केज, एक पिंजरे के अंदर प्लांट बनता है। तो आ केज से आप पूरे के पूरे प्लांट हार्मोन्स को याद रख सकते हो, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, और उसके बाद जिब्रेलिन और इथाइलिन। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है आपको एब्सिसिक एसिड में और इथाइलिन में, इसलिए मैंने ये पैटर्न बनाया आ केज। समझ में आ गया होगा, याद रखना हमेशा के लिए। अब इनका फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ना, उसका जो बेसिक फंक्शन होता है ना, वो सेल होती है। एक नया पत्ता आया, एक नई लीव आई, ठीक है, एक नई पत्ता उगा प्लांट के अंदर, तो उसका सेल का जब एनलार्जमेंट होगा, उसकी सेल जब बड़ी होगी, तभी तो वहां पे पूरा का पूरा बड़ा पत्ता आएगा, तभी तो वहां पे फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो ऑक्सिन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सेल का एनलार्जमेंट, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन इन द प्लांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल डिफरेंशिएशन? देखो, प्लांट के हर एक पार्ट में थोड़ी थोड़ी अलग तरीके की डिफरेंशिएशन मिलती है, मतलब हर जगह पे सेम तरीके की सेल नहीं मिल सकती। कहीं पे सेल वॉल की थिकनेस मोटी, कहीं पे बहुत पतली, कहीं पे, हर जगह सेल वॉल होती है लेकिन थिकनेस चेंज होती है। तो जो डिफरेंशिएशन लाने का काम है वो भी ऑक्सिन हार्मोन करता है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया कि जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक अर्थ पे जिंदा रह पाए। तो जितना भी आपका हार्मोन है, आपका जो प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, वो क्या करना चाहता है, वो ये चाहता है कि प्लांट जिंदा रहे, उसके लिए उसको डिफरेंशिएशन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस के लिए पत्तों की हाइट चौड़ाई को ब्रॉड कर रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो फ्रूट होता है ना, देखो बेसिकली पत्तों को चौड़ा करना, लीफ को चौड़ा करना या फ्रूट को ग्रो करना, ये सेम सेम से ही काम है, क्योंकि जो आपका फ्रूट होता है वो भी सेल से मिलके बना होता है। तो दीज आर द सेम फंक्शन, सेम काइंड ऑफ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रोल अ प्लांट रिस्पॉन्ड टू द लाइट एंड ग्रेविटी। जो प्लांट ग्रेविटी की तरफ मूव करने लग जाता है, जिसको हम अभी देखने वाले हैं, और जो प्लांट लाइट की तरफ मूव करता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो होता है आपका ऑक्सिन। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से कोई भी प्लांट मूव करने लग जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू हियर। यहाँ पे आपके जो टिप्स होते हैं, आपको पता है कि जो ऑक्सिन होता है वो सेल को क्या करता है, एनलार्ज करता है। तो सेल कहाँ कच्ची होती है, टॉप पे, टिप पे। तो जो आपका टॉप ऑफ द पार्ट होता है प्लांट का, वहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट होती है, ऑक्सिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही सनलाइट आती है तो ऑक्सिन के मॉलिक्यूल्स सनलाइट से दूर भगते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे दूर भगेंगे, सनलाइट से दूर भगेंगे, तो एक तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे इधर आ गए, तो सनलाइट से दूर आ गए, लेकिन जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ बेंड कर जाता है। इसलिए हम बोलते हैं जो आपका सनफ्लावर होता है वो मुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सिन होता है बहुत ज्यादा टॉप पे। और जैसे सनफ्लावर, जो सनलाइट है वो फ्लावर पे आती है, या फिर बोल दो कि उसके टॉप पे आती है, तो वो एक तरफ मूव कर जाते हैं ऑक्सिन के मॉलिक्यूल्स, इसलिए वो हमें बेंट होता हुआ दिखाई देता है। तो ग्रेविटी के केस में भी ऐसा ही होता है। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में ग्रेविटी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो ऑक्सिन के 3-4 काम मोस्ट हैं। पहला, सेल को एनलार्ज करना, डिफरेंशिएट करना। दूसरा, जो फोटो जो आपका बोल दो कि फोटो या फिर लाइट के रिस्पोंड के अगेंस्ट काम करना, और ग्रेविटी के इफेक्ट के अगेंस्ट काम करना। मतलब कि जो आपका रिस्पोंड होता है लाइट की तरफ और ग्रेविटी की तरफ किसी भी प्लांट का, उसके लिए ऑक्सिन जिम्मेदार होता है। तो ये पहला हार्मोन हुआ। क्लियर होगी बात? अब समझ में आई आपको बात? क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। साइटोकिनिन, दूसरा हार्मोन, ये क्या करता है, सेल को डिवाइड करता है। ऑक्सिन क्या करता था, सेल को बढ़ाता था। ये नई सेल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखना, साइटोकिनिन नई सेल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी टॉप टिप ऑफ द प्लांट पे ही मिलेगा।
और ये क्या करता है, जो सीड की डोमेंसी होती है ना उसको ब्रेक करता है। अब आप बोलोगे सीड की डोमेंसी ब्रेक करने का मतलब क्या है भाई? देखो, जो सीड होता है ना वो पैक होता है, आपने देखा होगा। लेट मी शो द पिक्चर हियर। सीड से प्लांट बनने से पहले सीड फटता है, उसमें से छोटा सा प्लांट निकलता है। जब छोटा सा प्लांट निकलता है तो वो तभी निकलता है जब सीड की डोमेंसी ब्रेक होती है। कैसे होती है? इस तरीके से होती है। आपने वो देखा होगा कि हम क्या करते हैं, चने को ना पानी में भिगो देते हैं, 2-3 दिन तक अगर आप कंटिन्यू भिगोगे तो स्प्राउट्स बन जाते हैं। वो तो जो स्प्राउट्स बने हैं वो इसलिए बने हैं, किसकी वजह से बने हैं? साइटोकिनिन की प्रेजेंट की वजह से बने हैं। आपके उस बीज के अंदर साइटोकिनिन था, उसकी वजह से वो बीज प्लांट में बनना चाहता था। तो सेल डिवीजन इज अ मेजर फंक्शन एंड द डोमेंसी, ब्रेकिंग डोमेंसी ऑफ सीड इज अ सेकंड मेजर फंक्शन। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है साइटोकिनिन का, वो होता है ओपन द स्टोमेटा। व्हाट इज द स्टोमेटा? देखो, स्टोमेटा का बेसिकली मतलब होता है कि एक पत्ता है, एक लीफ है, उसके ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं। उन पोर्स के खुलने से वो CO2 को लेता है, उन पोर्स के खुलने से वो ऑक्सीजन को देता है फोटोसिंथेसिस के बाद। तो जब खुलने और बंद होने का काम कौन करेगा? तो जो हार्मोन साइटोकिनिन होता है वो करेगा। तो साइटोकिनिन के बेसिक फंक्शन तो 3 ही होते हैं। वो थोड़ी बहुत फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। आप चाहो तो फ्रूट ग्रोथ को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ। 3 काम याद रखना। सेल डिवाइड करता है, नई सेल लाता है। जो ऑक्सीन था वो एक सेल को बड़ा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रूट को ग्रो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये नई सेल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो साइटोकिनिन डोमेंसी ऑफ द सीड को ब्रेक करता है, स्टोमेटा को ओपन करता है। तो चीजों को नया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका साइटोकिनिन। लेट्स मूव फर्दर। इस तरीके से आपका जो स्टोमेटा है ना वो कुछ इस तरीके से आपको खुलता और बंद होता हुआ दिखेगा। ओके, फ्रूट ग्रोथ ऑलरेडी मैंने बताया। नेक्स्ट, एब्सेसिक एसिड। देखो, एब्सेसिक एसिड का काम क्या होता है? ये अपोज करता है डोमेंसी ऑफ सीड को। मतलब जो आपका साइटोकिनिन कर रहा था ना उसको ये अपोज करता है। साइटोकिनिन क्या कर रहा था? डोमेंसी ऑफ सीड को ब्रेक कर रहा था। तो इजीली भी ब्रेक ना हो, ऐसा नहीं कि मॉइस्चर के थोड़े से कांटेक्ट में आते ही वो डोमेंसी ब्रेक करने लग जाए। तो जो एब्सेसिक एसिड होता है वो ब्रेक करने से रोकता है कि भाई रुक जा। और जो ओपन हुआ था स्टोमेटा उसको क्लोज करने का काम ये करता है। मतलब साइटोकिनिन का दुश्मन मान लो एब्सेसिक एसिड को। जो साइटोकिनिन करता है उसका जस्ट अपोजिट करने की कोशिश आपका एब्सेसिक एसिड कर रहा होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके, सो ये तो क्लियर हुआ कि साइटोकिनिन का जस्ट अपोजिट फंक्शन आपका एब्सेसिक एसिड कर रहा है। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं कि जो पत्ते होते हैं ना, पतझड़ जो आता है, फॉलिंग लीव्स, वो किसकी वजह से होता है? एब्सेसिक एसिड की वजह से। तो 3 मेजर फंक्शन इसके भी याद रखना है। कौन कौन से? जो डोमेंसी, मतलब कि जो बीज का नए पेड़ में आने की कोशिश करना, उसको डोमेंसी होना बोलते हैं। उसको अपोज करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है। लीव मतलब पत्तों को तोड़ने के लिए कि नए पत्ते आए, तो पत्तों को गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल एब्सेसिक एसिड होता है। नए पत्ते लाने के लिए साइटोकिनिन होता है, उनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीन होता है। समझ में आ गई होगी बात? ओके, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और डिटैचमेंट, मैंने बताया कि फ्लावर फ्रूट्स को डिटैचमेंट, पत्तों का डिटैचमेंट, फ्लावर का डिटैचमेंट एब्सेसिक एसिड करता है। तो अभी तक तीनों का याद हो जाना चाहिए। ऑक्सीन का काम क्या था? बड़ा करना, एनलार्ज करना, मेजर काम ऑक्सीन का। और आपके दूसरा साइटोकिनिन का मेजर काम क्या था? नए चीजों को लेके आना, उसको खोलना, स्टोमेटा को खोलना, डोमेंसी को खोलना और आपके नए सेल को डेवलप करना। एब्सेसिक एसिड का काम क्या है? एब्सेसिक एसिड यहाँ पे डोमेंसी को खुलने से रोक रहा है, स्टोमेटा को क्लोज कर रहा है और यहाँ पे जो लीफ है, फ्रूट है, जो आपका फ्लावर है, उनको डिटैच कर रहा है प्लांट से। तो ये तीनों का काम याद रखना है। 3 फंक्शन तो मेजरली याद रखना है। ओके, तो डोमेंसी समझ आया। नेक्स्ट आपका जिब्रेलिन हार्मोन। देखो ध्यान रखना, जो सेल एनलार्जमेंट जो होता है ना, जो कि कौन करता है? ऑक्सीन करता है। सेल को बड़ा करना, फ्रूट को बड़ा करना ऑक्सीन कर रहा था। क्लियर? फ्रूट को बड़ा कौन कर रहा था? आपका ऑक्सीन कर रहा था, लेकिन जिब्रेलिन की हेल्प से करता है। जिब्रेलिन उसको क्या करता है? कैटलिस्ट की फॉर्म में उसको पुश करता है कि भाई कर यार, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन, ऑक्सीन होगा तो जिब्रेलिन भी सेल की एनलार्जमेंट करेगा। तो बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? बेसिकली तो आपका ऑक्सीन रिस्पॉन्सिबल हुआ ना। क्लियर होगी इतनी बात? तो याद रखना है कि ऑक्सीन और जिब्रेलिन हेल्प करता है, सेल एनलार्जमेंट करता है लेकिन ऑक्सीन की हेल्प में। क्लियर? और दूसरा फंक्शन क्या है इसका? फ्रूट की ग्रोथ करता है। कैसे? ये बेसिकली आप बोल सकते हो ऑक्सीन का हेल्पर है। बस इतना याद रखो, ब्रैकेट में लिख लो हेल्पर ऑफ ऑक्सीन। यहां पे आप लिख सकते हो हेल्पर ऑफ ऑक्सीन, ऑक्सीन। ओके, ये बस इतना याद रखो, जिब्रेलिन इज अ हेल्पर ऑफ ऑक्सीन।
शूट एक्सटेंशन, देखो रूट और शूट दो पार्ट हो, रूट मतलब जमीन के नीचे वाला, शूट मतलब ऊपर वाला, उसको एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है। तो किसकी प्रेजेंस में बढ़ाता है, बढ़ाना मतलब वही काम करता है, बढ़ा रहा है। ऑक्सीजन बेसिकली बढ़ाता था, लेकिन ये ऑक्सीजन की हेल्प लेके और बूस्ट कर देता है उसकी ग्रोथ को। क्लियर, जिब्रेलिन। नेक्स्ट होता है इथाइलिन। देखो इथाइलिन कुछ नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। इथाइलिन क्या करता है कि आपको पता है अलग अलग फ्रूट में से एक अलग अलग स्मेल आती है। एप्पल में से एक अलग स्मेल आएगी, ऑरेंज में से एक अलग स्मेल आएगी। तो जो आप बोल सकते हो फ्रूट की राइपनिंग करने का काम, फ्रूट की स्मेल के रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इथाइलिन। ओके, और जो फ्लावर है उसके मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए ये काम करता है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट आई एम टेलिंग यू। आप चाहो तो याद रखो, चाहो तो इसको भूल जाओ। मुझे पता है आप चाहोगे भूलना, तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होता है। तो यहां तक आपको 4 हार्मोन याद रखने हैं। पहला याद हो जाना चाहिए ऑक्सीजन, बढ़ाता है चीजों को। दूसरा आपका साइटोकिनिन, नया पैदा करता है। उसके बाद में क्या था, साइटोकिनिन के बाद में एब्सिसिक एसिड जो कि रोकता है, मतलब रोक देता है आपकी जो डोमेंसी सीड है। जिब्रेलिन क्या करता है, हेल्पर ऑफ द ऑक्सीजन। दैट इज द व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन ब्रेन। ओके, नेक्स्ट देखो प्लांट मूवमेंट क्या होता है, प्लांट मूव कैसे करते हैं। ये तो कंट्रोल हो गया, कोऑर्डिनेट किस तरीके से करते हैं, मतलब मूव कर पाता है। आपने देखा है कभी प्लांट को चलते हुए, बगते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा प्लांट को मूव करते हुए। लेकिन कभी कभी तो देखा है। कहां? चलता नहीं है लेकिन सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है ना। टच मी नॉट प्लांट को टच करो तो वो अपने आप को सिकुड़ लेता है, श्रिंक कर लेता है उसका। और तीसरा देखा होगा आपने, कई फ्लावर ऐसे होते हैं जो सनसेट होने पे तो मुरझा जाते हैं, सनराइज होने पे खिल जाते हैं। तो ये सारे मूवमेंट नहीं है तो क्या है, तो किस तरीके से मूवमेंट काम करता है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस स्लाइड। तो जो प्लांट्स के मूवमेंट होते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला, फॉल इनटू 2 मेन कैटेगरीज। पहला होता है आपका ट्रोपिज्म्स। ट्रोपिज्म्स वो मूवमेंट होते हैं जो कि external stimulus in which the direction of stimuli determine the direction of response, it called the tropism। मतलब एक मूवमेंट होता है जिसको ट्रोपिज्म बोलते हैं, और एक जो मूवमेंट होता है उसको हम नेस्टिक मूवमेंट बोलेंगे। तो ट्रोपिज्म क्या होता है, सबसे पहले प्लांट 2 तरीके से मूव करता है। एक मूवमेंट को हम ट्रोपिज्म बोलते हैं। ट्रोपिज्म उसको बोलते हैं आसान भाषा में कि कोई भी बाहर की एक्सटर्नल मूवमेंट हो, उसके अगेंस्ट में, एनवायरमेंट में कोई मूवमेंट हो उसके अगेंस्ट में मूव करने लग जाए। जैसे पानी की तरफ जड़ों का मुड़ जाना, ग्रेविटी की तरफ जड़ों का मुड़ जाना, ग्रेविटी के अपोजिट में चला जाना, सनलाइट की तरफ मुड़ जाना, सनलाइट के अपोजिट में चला जाना, ये सारे ट्रोपिज्म्स हैं। लेकिन जब आप टच करो तो अगर मुड़े तब रिस्पॉन्ड करे तो उसको नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो बिना टच किए हुए एनवायरमेंट के चेंज की वजह से अगर मुड़े तो उसको ट्रोपिज्म बोलते हैं। 5 तरीके के ट्रोपिज्म है। पहला है लाइट की वजह से मुड़े तो फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की वजह से मुड़े तो जियोट्रोपिज्म, केमिकल की तरफ, मान लो एक प्लांट है जिसकी जड़ को फूड की जरूरत है, प्लांट को फूड की जरूरत है, तो आपने साइड में केमिकल डाल दिया तो जो उसकी जड़ें हैं वो उस केमिकल की तरफ मुड़ने लग गई, उस केमिकल की तरफ जाने लग गई, तो उसको बोलेंगे केमोट्रोपिज्म। ठीक है, वाटर की तरफ मुड़े, भूखा है, प्यासा है प्लांट, उसको पानी की जरूरत है तो वो पानी की तरफ मूव करे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। ये तो सबसे इजी है याद करना। नेक्स्ट है टच करने पे या टच होके, जो आपकी बेल होती है ना, क्लाइंबर्स होते हैं वो टच करके ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर। अ ग्रोथ मूवमेंट, किसी प्लांट की मूवमेंट बट इन द सेंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट, पार्ट, किसी पार्ट की या पूरे प्लांट की ग्रोथ in the response of external stimulus in which the direction of stimulus determined the direction of response is called the tropism। मतलब जहां से आपका क्या आ रहा है, जहां से आपका स्टिमुलस आ रहा है उसके या तो तरफ मुड़ेगा या उसके अपोजिट मुड़ेगा, रैंडम डायरेक्शन नहीं चुनेगा प्लांट, उसको ट्रोपिज्म बोलते हैं। 5 तरीके के होते हैं, लाइट की वजह से हो तो फोटो, ग्रेविटी, कैमो, वाटर, टच। क्लियर, लेट्स मूव फर्दर। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ लाइट की वजह से होने वाला फोटोट्रोपिज्म। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द प्लांट, है ना, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ग्रेविटी के अपोजिट जब ऊपर जाने लगे तो उसको नेगेटिव बोलते हैं, कि तरफ जाने लगे ग्रेविटी की तरफ, उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे केमिकल की तरफ जाने लगे कोई भी प्लांट, जैसे आपने एक पेड़ उगाया
और पेड़ को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, उसकी जड़ें जो है वो यहाँ पे हैं। आपने साइड में गड्ढा करके यहाँ पे केमिकल डाल दिया और ये जो जड़ें हैं वो इधर मुड़ने लग गई, तो प्लांट का जड़ जो रूट है वो तो मुड़ रहा है ना, तो केमिकल की वजह से या केमिकल के लिए मुड़ना उसको बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। हाइड्रो पानी की जरूरत की वजह से मुड़ना हाइड्रोट्रोपिज्म। दिस इज व्हाट यू हैव टू टच करके, अपनी ग्रोथ को टच करके जिधर टच मिल रहा है उसमें ग्रो करने लग जाए, उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। तो दीज आर द ट्रोपिज्म्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट देखने वाला है नेस्टिक मूवमेंट। देखो नेस्टिक मूवमेंट वो होते हैं कि जब आप खुद टच कर रहे हो उनको और वो रैंडमली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड। मतलब आपने किधर से भी किया, पीछे से टच किया टच मी नॉट को, और वो रैंडमली श्रिंक कर गया, उसका कोई मतलब नहीं है कि कहां से मूवमेंट मुझे स्टिमुलस मिल रहा है, कोई डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है उसको। ठीक है, तो ये दो तरीके से होता है। पहला होता है थिग्मोनेस्टिक, मतलब आपने टच किया उसकी वजह से श्रिंक कर जाना, ठीक है, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। दूसरा होता है फोटोनेस्टिक मूवमेंट। मतलब एक तो होता है थिग्मोनेस्टिक का मतलब होता है जब आप टच करते हो तो जो आपका टच मी नॉट प्लांट होता है ना, आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो टच मी नॉट प्लांट के जो लीव्स होते हैं ना, उनमें एक चीज होती है, क्या होती है देखो ध्यान से, लीफ पे वाटर फिल होता है और जैसे टच करते हो तो जो वाटर होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है, मतलब पीछे पूरा स्टेम में आ जाता है, और जो लीफ होती है वो श्रिंक कर जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस से आपका जो जाइलम होता है वो पुश करता है वाटर को और वापस लीफ में पहुंचा देता है। easiest way, I want easiest way to understand the science, okay, I want to make the easy, okay। फोटोनेस्टिक क्या होता है, लाइट आई खिल गई, लाइट गई मतलब सन गया सिकुड़ गए, तो दिस इज कॉल्ड द नेस्टिक मूवमेंट या फोटोनेस्टिक। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। इतना जो था ना वो प्लांट का था, इतना जो था वो प्लांट का था। प्लांट में हमने बेसिकली जो पढ़े वो हॉर्मोन्स पढ़े और मूवमेंट पढ़े। टच करके या ऐसा रैंडम डायरेक्शन में होगा तो उसको बोलेंगे नेस्टिक मूवमेंट, लेकिन बिना टच करे होगा, अगर किसी भी डायरेक्शन में होगा तो उसको बोलते हैं ट्रोपिज्म। देयर आर 5 टाइप ऑफ ट्रोपिज्म एंड 2 टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। समराइज कर दो, छोटा कर दो चीजों को, ठीक है, इजी हो जाता है। लेट्स मूव फर्दर। अब देखेंगे एनिमल्स किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। एनिमल्स के अंदर ना बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेन और स्पाइनल कोड, जिसको सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, और फिर होता है नर्व सिस्टम। वो नर्व सिस्टम मैसेज लेके आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो। पहला तो तरीका ये होता है। दूसरा, हॉर्मोन्स भी होते हैं हमारे अंदर, बिल्कुल होते हैं। तो हम एक एक करके चारों चीजों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नर्व सिस्टम है वो देखने वाले हैं। उसके बाद में हम एंडोक्राइन सिस्टम, बेसिकली एंडोक्राइन का मतलब ग्लैंड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो 2 तरीके मिलके हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। नर्व सिस्टम करता है, और नर्व सिस्टम 2 तरीके से हम बांटते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारा ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है वो, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम जिसमें पूरा का पूरा न्यूरॉन्स का जो जाल आता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। उसके बाद हम दूसरा देखने वाला है एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी बॉडी को चलाती हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं वो 2 तरीके से होता है। सबसे पहले नर्व सिस्टम को देख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो नर्व सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम प्लस में पेरिफेरल नर्व सिस्टम से मिलके बना होता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम में आपका ब्रेन आता है, आपका दिमाग आता है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बॉडी पार्ट ऑफ द ह्यूमन। मतलब ह्यूमन के अलावा किसी के पास में इतना पावरफुल ब्रेन नहीं है, नहीं तो कुत्ते और इंसान में फर्क क्या है, वी हैव बिग ब्रेन, मतलब स्मार्ट ब्रेन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है वो पूरे बॉडी के अंदर से मैसेज लेके आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को पहुंचाता है, फिर हम रिस्पॉन्ड करता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो सबसे पहले हम नर्व सिस्टम को ही समझने वाले हैं। ह्यूमन नर्व सिस्टम, देखिए, द यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम इज नथिंग बट द न्यूरॉन्स से मैसेज आएगा तभी तो आपके ब्रेन तक पहुंचेगा। समझ पा रहे हो ना? तो हम देखेंगे कि किस तरीके से मैसेज आता है, किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कहाँ होता है प्रेजेंट भाई? यस, आपकी पूरी की पूरी बॉडी पे होता है, स्किन पे होता है। जैसे आपको वो स्किन पे मारेगा तो आपको दिमाग को पता चलेगा कि यस किसी ने आपको हिट किया है। तो न्यूरॉन जो है वो स्किन के पूरे स्किन पे फैला हुआ है। तो ह्यूमन नर्व सिस्टम का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन। ओके, तो यहाँ पे हम न्यूरॉन का फंक्शन देखने वाले हैं, अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे किस तरीके से फंक्शन करता है। अगर आपको फिगर बनाने के लिए आती है तो आप इजीएस्ट फिगर बनाना। कैसे बनानी है इजीएस्ट फिगर? ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी, ऐसे बनानी है 1 2 3 4
5 6 7 8 इस तरीके से हाफ हाफ सर्कल सा बना के इस तरीके से खींच देना है लंबा, फिर लास्ट में डेंड्राइट्स ये हो गए और दिस इज सेंटर। ओके, इस तरीके से बनानी है एग्जाम में, लेकिन समझाने के लिए मैंने पूरा इमेज आपके लिए रखा है, तो समझते हैं भाई, एक एक को समझते हैं। यहाँ पे उठा उठा के देखिए, जो ये एंड पार्ट्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ऐसा ये सिर्फ एक सेल है, ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स, और पूरा का पूरा एक जाला होता है, नेटवर्क होता है जो कि आपके मैसेज को पहुंचाता है ब्रेन तक। तो ये एक सेल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में इस यहां से एंटर करता है और सेल बॉडी के अंदर आते हुए सीधा एक्सॉन को क्रॉस करते हुए माइलिन शीथ से होते हुए आपका एक्सॉन तक दोबारा पहुंच के यहाँ पे टर्मिनल तक पहुंच जाएगा, और टर्मिनल के आगे सेम न्यूरॉन आपका जुड़ा रहेगा और उस सेम न्यूरॉन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में डेंड्राइट से एंटर करता है और यहाँ पे टर्मिनल तक पहुंचता है। जो स्टार्टिंग पार्ट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। एंटर मारेगा सेल बॉडी के अंदर, एक्सॉन से होता हुआ, माइलिन शीथ से होता हुआ, सीधा का सीधा आप बोलोगे कि ये छोड़ दिया आपने, नोड ऑफ द रेन्यूवर्स छोड़ दिया। नोड ऑफ द रेन्यूवर इज नथिंग बट जो आपके माइलिन शीथ्स होते हैं, ये पैकेट्स होते हैं ना, इनको जोड़ने वाले छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। तो इनके अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांजिशन चलता रहता है। अगर मैं जूम करके बताऊं तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये पूरा का पूरा एक पार्ट है। अब ये जो मैसेज आया ना, वो यहां से डेंड्राइट से एंटर करता हुआ जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहाँ पे गया, और दूसरा अगला न्यूरॉन यहाँ पे जुड़ा होता है। अब इस पार्ट को मैं जूम कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल्स बंडल्स होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर नेक्स्ट आपके न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है कोई भी मैसेज। ये बहुत ही छोटे समय में हो जाती है ये चीजें, जो कि मैं आपको इतना इजीली मतलब टाइम लेके बता रहा हूं। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। यहां पे हम देखेंगे जो दो तरीके के यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है मोटर न्यूरॉन। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं ना, तो सेंसरी न्यूरॉन को हम बोलेंगे कि ऐसा न्यूरॉन जो आपके दिमाग तक मैसेज को लेके जाता है, और दूसरा जो जिसको मोटर न्यूरॉन बोलेंगे, वो न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन होता है जो ब्रेन ने आपसे बोला, आपको किसी ने पेन चुभाया, तो ये जो मैसेज लेके गया वो था आपका सेंसरी न्यूरॉन, और फिर आपके पास में ब्रेन ने बोला हाथ हटा भाई, तो हाथ हटाने के लिए जो मैसेज को लेके आया उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, जो कि मसल से जुड़ा होता है, तो आपने मसल को मूव करवाया। और जो सेंसरी न्यूरॉन है वो स्किन से जुड़ा होता है। याद रखना है, दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी जो सेंस करता है, मोटर न्यूरॉन जो एक्शन लेता है। क्लियर? और ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ही दोनों का मिलन होता है। क्लियर? मैं इजी बना रहा हूं यार चीजों को आपके लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूरॉन पेरिफेरल पार्ट तो देख लिया आपने, मैसेज आ गया, स्पाइनल कॉर्ड तक आ गया, ब्रेन तक जाता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है, दोनों मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है उसमें दो चीजें होती है, एक तो ब्रेन होता है, एक आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। यहाँ पे ब्रेन के बारे में समझेंगे, दिस इज द मेजर पार्ट जो हमें यहाँ पे समझना है। ब्रेन आपने देखा होगा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ब्रेन के पास में यहाँ पे ये जो आगे वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेरिब्रम। दिस पार्ट, दिस बिग ब्रेन अपने आप में क्या बोला जाता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेरिब्रम। सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। ओके, तो यहां पे मैंने लिख दिया, इसको मार्क कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रम, BRUM, सेरिब्रम। ओके, और जो छोटा सा अपने आप में एक छोटा सा ब्रेन दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। तो जो ये मैंने मार्क किया ना, दिस पार्ट, ये हर एनिमल में नहीं होता, ये सिर्फ ह्यूमन में ही होता है। इसी चीज से आप पढ़ पा रहे हो, इसी चीज से चीजों को सुन पाते हो, इसी चीज से डिसीजन ले पाते हो। यही ऐसा पार्ट है जो आपको अदर एनिमल्स से डिफ्रेंशिएट करता है। क्लियर? ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। तो यहाँ पे तीन पार्ट हो गए बेसिकली, आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं, हिंड ब्रेन भी प्रोनाउंशिएट कर देते हैं, इसको आपकी मर्जी है। तो जो फोर ब्रेन का जो बेसिक पार्ट होता है वो होता है सेरिब्रम। ये आपको सोचने, एनालिटिकल, साइकिल चलाने, बाइक चलाने, पढ़ने, इनकी क्षमता प्रदान करता है। और जो आपका मिड ब्रेन होता है ना, वो क्या करता है अभी मैं समझाऊंगा। और जो आपका सेरिबेलम होता है, कंफ्यूज नहीं होता, सेरिबेलम पीछे होता है, सेरिब्रम आगे होता है। ओके, तो सेरिबेलम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होना।
तो जो हिंड ब्रेन होता है वो पीछे का पार्ट होता है जो कि हर एनिमल में होता है, जैसे भूख लगना, ये सब कुछ जो एनिमल वाली हरकतें करते हैं ना, वो हम इसकी वजह से ही करते हैं, ठीक है, क्लियर। और दिस पार्ट इज कॉल्ड द मेडुला ऑब्लिगेटा, जिसको शॉर्ट में मेडुला बोल देते हैं। तो हम देखते हैं बेसिकली 3 पार्ट दिमाग के, आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला। तो आगे वाला होता है ना, वो ह्यूमन के पास में मोर डेवलप्ड होता है, इसकी वजह से आप पढ़ पा रहे हो, उसकी वजह से आप लिख पा रहे हो, इसकी वजह से सोच पा रहे हो, इसकी वजह से आइडियाज आ रहे हैं, तो समझते हैं कि किस तरीके से फंक्शन करता है। आपके पास में सेरिब्रम अगर डेवलप नहीं होगा, यू कांट राइट, यू कांट थिंक, यू कांट ड्राइव, यू कांट प्ले अ गेम, यू कांट क्रिएट समथिंग, ओके, लाइक ए ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे देखेंगे फोर ब्रेन, जो आगे वाला माथा होता है, दिस इज द मेन थिंकिंग, ह्यूमन बॉडी का जो मेन थिंकिंग पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। फोर ब्रेन का मैंने बताया सेरिब्रम, BRUM। मेन थिंकिंग पार्ट होता है लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मेमोरी, थॉट्स, सेंसेशंस, एक्शन, मूवमेंट, सब कुछ इससे कंट्रोल होता है। मतलब इंसान होने का जो एग्जिस्टेंस है वो फोर ब्रेन में छुपा है। जिसका फोर ब्रेन कमजोर है सब खत्म है, क्योंकि हर एनिमल में ब्रेन तो होता है लेकिन फोर ब्रेन हमारे जितना डेवलप नहीं होता है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन क्या करता है? रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, रिफ्लेक्स मोशंस को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स मोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब जो स्टिमुलीज आती हैं, विजुअल स्टिमुलीज को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये याद रखना है। लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है, हिंड ब्रेन, पीछे का माथा, इसके अंदर 3 मेजर पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, इन तीनों से मिलके बना होता है ये। तो जो सेरिबेलम होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडुला भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब चीजों को, मैक्सिमम चीजें अपने आप हो रही होती हैं, उनको कंट्रोल कर लेता है ये। दिल का धड़कना, आप थोड़ी धड़का रहे हो, अपने आप धड़क रहा है। सोचो आपको धड़काना पड़ता तो आप सो रहे हो, अरे यार दिल धड़कना बंद हो गया। तो ये इनवॉलेंट्री चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आप राइट डाउन कर सकते हो। तो फोर ब्रेन के अंदर सेरिबेरम होता है जो थिंकिंग पार्ट का काम करता है। जितने भी रिफ्लेक्स मोशंस होते हैं वो मिड ब्रेन के द्वारा होते हैं, ठीक है। और जो हिंड ब्रेन होता है इसके अंदर पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला होता है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस लेते हैं नाम, वो इसके द्वारा लेते हैं, ठीक है। मेडुला जो होता है हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को, ब्लड प्रेशर को, इनवॉलेंट्री एक्शन जिनमें हमारा कोई रोल नहीं है, अपने आप हो रहा है, जो कि हर एनिमल में हो रहा होता है, उनको कंट्रोल करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ठीक है, मेंटेन करना पोस्चर को, बैलेंस को, बॉडी की पोस्चर को। क्लियर? तो फोर ब्रेन जो है वो थिंकिंग पार्ट है, हिंड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस का पार्ट है, मिड ब्रेन जो है वो रिफ्लेक्स मोशंस का पार्ट है। इतना ही आपको देखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। इफ यू वांट कि मुझे डिटेल में ब्रेन के बारे में सीखना है, प्लीज 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 पॉज द वीडियो, राइट इन द कमेंट सेक्शन कि एक ब्रेन के ऊपर वीडियो बना दो। मैं बहुत डिटेल में ब्रेन के ऊपर वीडियो बना दूंगा, बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ। प्लीज पॉज द वीडियो, नीचे आप लिख सकते हो अगर आपको चाहिए पूरा ब्रेन में, आपके कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा उसी टाइम, प्लीज नीचे लिख दो। अब चलते हैं स्पाइनल कोड, जो कि ब्रेन के नीचे होती है, जो कि पूरे के पूरे नेटवर्क को जोड़ती है, मेन रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेडुला से शुरू होता है और आपके डाउनवर्ड नीचे तक जाता है, ठीक है। तो इट इज एनक्लोज्ड बाय या विद बोनी केज, मतलब एक बोनी केज होता है, मतलब हड्डियों का एक गुच्छा होता है, उससे ये प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है, स्पाइनल कोड। This is also surrounded by the membrane called the manganese. Okay, magnins. Okay. Next, 31 pair of the neuron arise the spinal cord. यहाँ पे 31 पेयर न्यूरॉन्स के होते हैं जहाँ स्पाइनल कोड में। तो बेसिकली क्या पढ़ना है भाई स्पाइनल कोड के बारे में? स्पाइनल कोड ब्रेन और जो न्यूरॉन होता है उसके बीच की, आप बोल सकते हो, बॉर्डर होता है। स्पाइनल कोड क्या करता है कि जो मैसेज आता है आपके न्यूरॉन से उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन से जो रिस्पॉन्ड जाता है उसको, मतलब सेंसरी और जो मोटर न्यूरॉन है उसका जो जंक्शन है ना वो स्पाइनल कोड है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। मेम्ब्रेन भूल जाओ, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ओके। स्पाइनल कोड का काम आपको मैंने बताया, स्पाइनल कोड कहाँ होती है, ये पूरी की पूरी आपकी स्पाइनल कोड है जो कि एक बोनी केज से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर ग्लैंड्स आती हैं, हॉर्मोन्स की ग्लैंड्स आती हैं। ये तो पूरा ब्रेन का नर्व सिस्टम का पार्ट देखा, अब यहाँ पे देखेंगे हम एंडोक्राइन सिस्टम।
आपकी पूरी पूरी बॉडी में कितनी ग्लैंड्स होती है जिनसे हार्मोन निकलता है, कौन कौन सा निकलता है, उनका फंक्शन क्या होता है, तो देखने वाले हैं फटाफट फटाफट। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको पिक्चर दिखा के फटाफट बता देता हूँ, पूरा हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले दिमाग से शुरू करेंगे, नीचे टेस्टिस तक जाएंगे, ओवरीज बोल दो फीमेल के अंदर या मेल के अंदर टेस्टिस तक जाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड ही है, पिट्यूटरी एक ग्लैंड ही है। अगर मैं आपको ब्रेन में लेके जाऊं तो पिट्यूटरी कहाँ होती है, देखो ब्रेन में जो पिट्यूटरी होती है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ये कंट्रोल करती है जितना भी आपका हार्मोन होता है, वो कितना निकलेगा, किससे कितना निकलेगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ कितनी होगी, कौन सी ग्लैंड कितनी हार्मोन निकालनी चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल होता है पूरा, ये कंट्रोल करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, दो ग्लैंड तो दिमाग में होगी। फिर आता है गर्दन में, गले में, इनको पाइनल ग्लैंड भी बोल देते हैं। और उसके बाद में आता है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, जो कि आपके गले में प्रेजेंट होती है। फिर गले से जस्ट नीचे थाइमस ग्लैंड होती है। उसके बाद में जाते हैं किडनी पे, जो कि आपकी यहाँ पे क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड होती है। पैनक्रियाज अपने आप में एक ग्लैंड है, और ओवरीज और टेस्टिस भी ग्लैंड होती है। अब ऊपर से लेकर नीचे तक शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है आपका हाइपोथैलेमस। कहाँ होता है इसका लोकेशन, ब्रेन पे होता है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। अब जब मैं ब्रेन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वीडियो ब्रेन पे तो हो ही नहीं सकता, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है इसके बारे में। ओके, वर्क क्या होता है, कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ द प्यूबर्टी ग्लैंड, कंट्रोल ऑल सिक्रेशंस आल्सो। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि मास्टर ग्लैंड कौन है, तो आप बोलोगे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, लेकिन उसके भी सिक्रेशन को कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ना, उसकी जो लोकेशन होती है वो ब्रेन के जस्ट नीचे है, मैंने आपको दिखाया। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये जितनी भी ग्लैंड है उनको कंट्रोल करता है। और इसको कौन करता है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, ग्रोथ को भी कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, आपकी जो विंड पाइप होती है ना गर्दन में, वहां पे आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, और ये आपको दिख रहा होगा। और थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसका काम होता है थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन सिक्रिएट करना, जिसका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। आयोडीन जरूरी होता है इसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए। अगर आप आयोडीन नहीं खाओगे प्रॉपर अमाउंट में, तो आपका ये फंक्शन कम हो जाएगा करना, और इसके अंदर सूजन आ जाएगी। उस बीमारी को हम गाइटर बोलते हैं। क्लियर, थायराइड का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में आता है। गाइटर क्या होता है, किसकी वजह से होता है, आयोडीन किसकी कमी से कौन सा मतलब रोग होता है, टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पैराथायराइड, ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी। थायराइड होती है ना, उसके ऊपर ही जस्ट इस तरीके से पॉइंटेड होती है, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है पूरी की पूरी। इसके ऊपर जो ये छोटे छोटे येलो कलर के डॉट्स देख रहे हो, दीज आर द पैराथायराइड ग्लैंड। लोकेशन है फॉर स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो एम्बेडेड होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर ही। पैराथॉर्मोन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। काम क्या होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल आपके ब्लड के अंदर, कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल मेंटेन रहे, उसका काम ये करती है। तो याद रखना, थायराइड तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, और कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को पैराथायराइड करती है। पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड के अंदर ही आपके एम्बेडेड रहती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। थाइमस ग्लैंड नीचे आ जाते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द नेक, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। थाइमस करके एक हार्मोन होता है जिसको रिलीज करती है, जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है थाइमस ग्लैंड। ओके, कहाँ होती है, आपके गर्दन, आपके मतलब आप बोल सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे और चेस्ट से जस्ट ऊपर थाइमस ग्लैंड होती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। लोकेशन मैं बता रहा हूँ, दिस इज द थाइमस ग्लैंड। ओके, पैनक्रियास आपको पता है डाइजेस्ट सिस्टम का एक पार्ट होता है, ये ग्लैंड होती है अपने आप में, स्टमक के जस्ट नीचे होती है। आप बोल सकते हो कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट होती है एक ग्लैंड, ठीक है। इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है, मतलब ब्लड इंक्रीज ना हो जाए। आपको पता है इंसुलिन नाम का एक इंजेक्शन भी लगता है जब शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो पैनक्रियाज अगर आपका हेल्दी है तो आपको कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखता है इंसुलिन। ओके, कहाँ होता है, स्टमक के जस्ट नीचे, मतलब जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहां पे आपका लीवर
पैनक्रियाज कनेक्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, खोल के बैठे होते हैं डब्बी को। नेक्स्ट है आपका एड्रेनलिन ग्लैंड। ये कहाँ होती है? किडनीज जो होती है उनके टॉप पे होती है। दीज आर द एड्रेनलिन ग्लैंड। काम क्या होता है इनका? कौन सा? एड्रेनलिन नाम का ये हार्मोन क्या करती है? रिलीज करती है। एड्रेनल ग्लैंड होती है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन क्या करता है इनका काम? मेजरली हार्ट बीट को रेगुलेट करती है, बीपी को, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो तीन चीजें यहाँ पे एड्रेनलिन रश जो इसको बोलते हैं ना, तो हार्ट बीट को कंट्रोल करना, मतलब दिल की धड़कन को कंट्रोल करने का काम इसका है। मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना, उसको अच्छे से पचाना बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट टेस्टीज या ओवरीज। टेस्टीज मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इनका काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर लड़का लड़के के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, मतलब मूछे आना, आवाज का भारी होना, वो बेबी प्रोड्यूस करने के स्पर्म प्रोड्यूस कर पाना, जितने भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। और गर्ल्स के अंदर ओवरीज होता है। ओवरीज के अंदर से क्या होता है? यहाँ पे ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं। इनका काम होता है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी बॉडी के अंदर जनरेट करना। ओके ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ में सुनो। पूरा चैप्टर आपने देख लिया। अगर आपको इसका एमसीक्यूज देखना है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और शेयर करो जिन पूरे क्लासमेट्स के साथ में। ओके, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। कोई भी डाउट है, ब्रेन के ऊपर वीडियो बनानी है डिटेल में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा या फिर आपके कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।